अच्छा, अब हमने जो चीज़ कंटिन्यू कर रहे थे डेटाबेस सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसी को आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमारे पास टॉपिक है डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर ऑन अटैक्स और थ्रेट्स के बाद सिक्योरिटी कंट्रोल्स। कि हम कैसे ऐसे सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है वो अप्लाई करें और जिसकी वजह से हम अपने जो डेटाबेस के थ्रेट्स हैं उनसे बच सकें। तो उन चीज़ों को इसमें आगे टेली करते जाएंगे हम। जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वो उसमें हमारे मेजर्स चीज़ें जो मेथड्स हैं वो ये चार हैं। ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन, इंक्रिप्शन और लॉजिकल वे है आपके पास। अथोराइजेशन प्रिविलेजेस और व्यूज के बेसिस के ऊपर है। इंक्रिप्शन टेक्निक्स हैं जिसमें डाटा को आप इंक्रिप्ट कर देते हैं जो कि नॉन रीडेबल फॉर्म में होता है, और विद द की ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, और नेटवर्क प्रोग्रामिंग सिक्योर सॉकेट यूज करते हैं आप लोग। ऑथेंटिकेशन में आप पासवर्ड यूज करते हैं, पासवर्ड की बेस पे ऑथेंटिकेट करते हैं कि अगर यूजर वैलिड है, उसको वो प्रिविलेजेस ग्रांट कर दिए गए हैं, वो ऑथराइजेशन उसकी है। लेकिन अगर वो पासवर्ड सही देता है तो पासवर्ड की बेस पे उसको ऑथेंटिकेट भी किया जा सके। जो लास्ट वन हमारे पास है वो लॉजिकल फायरवॉल्स वगैरह और नेट प्रॉक्सीज हैं। आप फायरवॉल्स इंप्लीमेंट करते हैं जो कि आपकी नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर डिफाइन करते हैं ऑन प्रिपेयर्ड लॉग्स की बेसिस के ऊपर कि कोई ऐसी एनॉमली जो कि कोई अनयूजुअल बिहेवियर शो नहीं कर रही है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे कि डेटाबेस में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनवांटेड तरीके से परफॉर्म हो रही हो, उसको हम फायरवॉल अप्लाई करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू देयर ट्रैफिक एनालाइजिंग बाय द फायरवॉल्स एंड नेटवर्क। सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस थ्रू फायरवॉल्स क्या है? फायरवॉल बेसिकली वेब एप्लीकेशन है एक, जो कि वेब बेस के ऊपर ओवर द नेटवर्क अप्लाई डिप्लॉय की जाती है, जहां वो ऐसी चीज़ों को टैकल करता है कि अगर कोई अनयूजुअल बिहेवियर है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, और ट्रैफिक जो है वो पासिंग थ्रू इट डिनाई परमिट पासेज बेसिस ऑन द सेट ऑफ रूल्स। कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन होते हैं, कुछ पैटर्न्स डिफाइन होते हैं। उन पैटर्न की बेसिस पे फिल्टर किया जाता है ट्रैफिक को कि कौन सी ट्रैफिक में कोई ऐसा प्रेजेंट करे जो आपके डाटा को हैक कर दे या आपके डाटा को डिस्ट्रॉय कर दे। तो उससे बचने के लिए हम फायरवॉल्स आइडेंटिफाई करते हैं ताकि ऐसे अनयूजुअल बिहेवियर्स को और अन अथोराइज्ड एनोमलीज को ब्लॉक किया जा सके। इसका काम ही बेसिकली मॉनिटरिंग ऑफ ट्रैफिक है सिस्टम में, जो कि सिस्टम से इंटरनेट की तरफ और इंटरनेट से सिस्टम की तरफ ओवर द नेटवर्क जो चीज़ जो है वो डिलीवर हो रही है आपके पास, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। जो डेटाबेस की फायरवॉल है वो भी उसी तरह सिमिलरली एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की टाइप है, जो कि मॉनिटरिंग करती है डेटाबेस को टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटाबेस स्पेसिफिक अटैक्स। जो डेटाबेस से स्पेसिफिक रिलेटेड स्पेसिफिक अटैक्स है, मींस आपका वो डाटा जो कि आपके डेटाबेस में स्टोर हुआ है उनको अनयूजुअल तरीके से और अनऑथराइज्ड वे से हैक करने के लिए चीज़ों को सबमिट ना किया जाए और या फिर डिनाई किया जा सके, तो वो फायरवॉल का काम है। database and it mostly seeks access sensitive information stored in a database, और ये ज़्यादातर firewalls उस जगह पर अप्लाइड किए जाते हैं जहाँ पर आपके पास मोस्ट सेंसिटिव डाटा जो है वो डेटाबेस के रिकॉर्ड में सेव हुआ होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड के नंबर्स और अमाउंट वैल्यूज के पिन कोड्स। ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास हैक हो सकती हैं और हैक होकर आपके डाटा तक एक्सेस ग्रांट की जा सकती है। उससे बचने के लिए फायरवॉल्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस में इन चीज़ों को गेट करने के लिए डिटेक्ट करता है। अब किस यूज़र को डिनाई करना है, किस यूज़र को अलाउ करना है, परमिट करना है, ये फायरवॉल का काम होता है। और ये एनालाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स। वो सेट ऑफ रूल्स जो कि आपके पास एक खास किस्म का पैटर्न डिफाइन करते हैं किसी भी यूजुअल और अनयूजुअल बिहेवियर के लिए। ये आपके पास एक सेटअप है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। एक वेब एप्लीकेशन है ओवर द नेटवर्क, किसी के साथ कनेक्टेड है, और वेब एप्लीकेशन का जो है वो एक गेटवे है डेटाबेस के साथ टू फायरवॉल सिस्टम। अब इसके
पहले भी एसक्यूएल क्यूरीज वेब एप्लीकेशन जा रही है और उसके बाद भी एसक्यूएल क्यूरीज जा रही हैं, तो कौन सी एसक्यूएल क्यूरीज को अलाउ करके डेटाबेस तक एक्सेस ग्रांट की जाए और कौन सी क्यूरीज को ब्लॉक कर दिया जाए, ये भी उस यूजर्स की आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन की बेसिस के ऊपर अलाउ, परमिट या डिनाई किया जाता है। के बाद आपके पास डाटा बेस एक्सट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन के जरिए से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मींस कि आपके सेंसिटिव डाटा को इनक्रिप्ट कर देना और वो ऐसा डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर देना जो कि अनरीडेबल फॉर्म में हो, जिनको कोई रीड ना कर सके इजीली, और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, सिर्फ अथोराइज्ड यूजर ही अपने डाटा को डिटेक्ट करके रिसीव कर ले और उसमें मौजूद उन पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेट कर सके। डेटा इंक्रिप्शन जो है सच एज हम ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड नंबर्स और स्टोर्ड इन टेबल कॉलम में कहीं क्रेडिट कार्ड नंबर पड़ा हुआ है तो हम उसको इंक्रिप्टेड कर देते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो उनको अनऑथराइज्ड वे से गेट ना कर सके, जिनको उसकी प्रिविलेजेस ग्रांट नहीं की गई हैं। encrypted data is decrypted for database user who has access to the table। encrypted data जो है वो डिक्रिप्ट तभी हो सकता है, तभी नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है जो जिस यूजर डेटाबेस यूजर को इसकी एक्सेस होती है उस डाटा की। जैसे क्रेडिट कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड है तो मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड की एक्सेस है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड गेट कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड नंबर। उसके अलावा आपके सामने वो डाटा जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में नजर आएगा क्योंकि आप एक अनऑथराइज्ड यूजर हैं, आप एक प्रॉपर यूजर नहीं है उस डेटाबेस के जिसको वो रिकॉर्ड स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए है। अब मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए होगा तो मेरे सामने ये डेटाबेस का काम है कि उस डाटा को डिक्रिप्टेड फॉर्म में लाकर रख दें ताकि इजीली मैं उसको गेट करके उसके थ्रू मैं अपने सिनेरियो को अचीव कर सकूं। डाटा इंक्रिप्शन जो है वो हमें हेल्प करती है डाटा को प्रोटेक्ट करने में, जो कि स्टोर्ड ऑन अ मीडिया इन द इवेंट दैट स्टोर्ड मीडिया और डाटा फाइल्स गेट स्टोलन। अगर हमारे कोई भी डाटा चोरी हो जाए, हमसे कोई अनऑथराइज वे में उसको एक्सेस गेट कर ले, पर वो डाटा उसके पास प्रोटेक्टेड फॉर्म में होगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अथोराइज यूजर के लिए ही डाटाबेस डिक्रिप्ट करके देगा। अनऑथराइज यूजर सिर्फ डाटा को गेट कर सकेगा बट उनको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। तो जब तक वो उसको डिक्रिप्ट नहीं करता तो उसमें मौजूद सेंसिटिव डाटा को वो गेट नहीं कर सकता। तो ये ऑल एंड ऑल एक एज एब्स्ट्रैक्शन है जिसके बिहाइंड आपके पास डाटा स्टोर तो हो रहा है, पर वो एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है कि डाटा गेट तो हो जाएगा बट उसको उसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को भी अचीव नहीं हो सकेगी। वो एज अ रॉ डाटा आपके सामने या रॉ मटेरियल आपके सामने प्रेजेंटेड होगा जो किसी के काम का नहीं होगा। इस तरह भी हम अपने सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस प्रेजेंट कर सकते हैं। जो एडवांटेजेस है हमारे पास डाटाबेस इंक्रिप्शन की, उसमें हमारे पास है कि डेटाबेस जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है डेटाबेस का, one can be sure that a sensitive data is safe in case that storage media or the data file gets stolen। कि आपका डाटा अगर चोरी भी हो जाए, अगर ज़ाया भी हो जाए स्टोरेज के वक्त में, तो वो कोई भी सेंसिटिव डाटा को समझ ना सके, हासिल ना कर सके। सिर्फ एक रॉ मटेरियल आपके सामने एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डाटा हो, जब तक उसके ऊपर की लगाकर उसको डिक्रिप्ट ना किया जाए वो किसी के यूज में नहीं रहता। तो चोरी करने के बाद भी आपका डाटा महफूज रह सकता है थ्रू इंक्रिप्शन। यू डू नॉट नीड टू क्रिएट ट्रिगर्स और व्यूज टू डिक्रिप्ट डाटा। आपका पास डाटा जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है उसके लिए आपको ट्रिगर्स की जरूरत नहीं होती जो आप अनऑथराइज्ड यूजर्स को गेट कर सकते हैं या फिर उसको व्यू जनरेट करके आप उसमें से डाटा को अचीव कर सकें। डाटा फ्रॉम टेबल इज डिक्रिप्टेड फॉर द डेटाबेस यूजर। जो डेटाबेस का यूजर होगा वैलिड यूजर, उसके लिए वो खुद ब खुद डेटाबेस जो है वो अपना डाटा डिक्रिप्ट कर देगी। जो वैलिड यूजर नहीं होगा डेटाबेस का, उसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो ट्रिगर जनरेट करे, व्यू जनरेट करके डाटा को गेट कर सके। डाटा हमेशा डिक्रिप्टेड इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, वो सिर्फ उसी पर्सनल यूजर के लिए ही डिक्रिप्ट होकर सामने प्रेजेंट होगा। database users need not to be aware of the fact that the data they are accessing is stored in encrypted form। अब डेटाबेस यूजर को ये भी नहीं पता होता कि मेरा डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में, ये डेटाबेस का काम है कि उसने उसके लिए डाटा को इंक्रिप्ट करके रखा हुआ है। जब उसको इसकी जरूरत होगी तो डेटाबेस उसको उसको वैलिडेट प्रेजेंट करके उसको डाटा खुद ही डिलीवर कर देता है। तो ये एक डाटा ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिक्रिप्टेड है फॉर द डेटाबेस यूजर्स एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्शन ऑन देयर पार्ट। तो इस सूरत में कोई ऐसा एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं होती है कि आप उसको डिक्रिप्ट करेगा यूजर पहले, देन फिर डाटा को गेट करेगा। वो ऑलरेडी ही डेटाबेस ये आइडेंटिफाई कर ले कि अगर मेरे पास ये यूजर जो आ रहा है वो वैलिडेट यूजर है,
वो वैलिड यूजर है और कोई अनऑथोराइज्ड यूजर नहीं है, वो एक ऑथोराइज्ड यूजर है जो कि डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, तो उसके सामने डाटा को वो खुद ब खुद ही डिक्रिप्ट करके रख देता है। एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी मॉडिफाइड टू हैंडल द एन्क्रिप्टेड डाटा। एप्लीकेशन भी इसके लिए कोई मॉडिफाइड नहीं होनी चाहिए कि वो एन्क्रिप्टेड डाटा को हैंडल कर सके। एंड डाटा एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन इज मैनेज्ड बाय द डेटाबेस, वो खुद ही डेटाबेस उसके लिए मैनेज कर देता है। फिर कोई एडिशनल एन्क्रिप्शन टेक्निक या कोई एडिशनल एन्क्रिप्शन मेथड्स के लिए कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये डेटाबेस का अपना काम है एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसीजर को फॉलो करते रहना। इसके बाद आपके पास आ जाती है अथोराइजेशन। इंक्रिप्शन के बाद अथोराइजेशन के किसको कौन कौन सी प्रिविलेजेस ग्रांट की जाए, कौन कौन सी चीजें उसको अथोराइज की जाए और कौन सी चीजें एक स्पेसिफिक यूजर को अथोराइज ना की जाए। जो रीड अथोराइजेशन है इसका मतलब है कि अलाउ करता है फॉर द रीडिंग ऑफ द डाटा बट नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। रीड करने आया है तो रीड की प्रिविलेजेस उसको ग्रांट की गई हैं, वो सिर्फ रीड ही कर सकता है डाटा को। उसके बाद इंसर्ट इंथराइजेशन आ सकती है, अलाउ इंसर्शन ऑफ द न्यू डाटा। नया डाटा इंसर्ट हो सकता है बट और पुराने डाटा को वो एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है, बट डू नॉट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डाटा। एग्जिस्टिंग डाटा को वो मॉडिफाई नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ ये इंसर्ट की अथोराइजेशन है। तो इंसर्ट की अथोराइजेशन अगर आप सिर्फ देते हैं तो वो रीड कर सकता है पुराने डाटा को, ओल्ड डाटा को, और नया रिकॉर्ड एंटर कर सकता है, बट पुराने डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो अपडेट अथोराइजेशन के अंदर अलाउ मॉडिफिकेशन बट डू नॉट डिलीशन। डिलीशन ऑफ द डाटा नहीं होता। अब अपडेशन अथोराइजेशन मिली तो इंसर्शन भी कर सकता है, डाटा की रीडिंग भी कर सकता है और मौजूदा डाटा को मॉडिफाई भी कर सकता है, बट उसको डिलीट नहीं कर सकता। तो डिलीट अथोराइजेशन जब मिल जाएगी किसी भी यूजर को, इट्स मीन के वो इन भी कर सकता है। तो इट्स अ किंग ऑफ ऑल प्रिविलेजेस कि वो डिलीट की अथोराइजेशन जब भी गेट करेगा कोई भी यूजर, तो वो इस बेसिस के ऊपर सारे काम कर सकता है। बट इससे ऊपर वाले जो लेयर्स हैं, रीड अथोराइजेशन, इंसर्ट अथोराइजेशन, तो वो अपने प्री रिक्विजिट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब रीड का कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, रीड तो सिर्फ रीड ही करेगा, फिर ना वो इंसर्ट करेगा, ना अपडेट करेगा और ना डिलीट करेगा। इंसर्ट जब करेगा तो वो रीड भी करेगा, और इंसर्शन होगी तो वो इंसर्ट रीड भी करेगा, इंसर्ट भी करेगा, अपडेट भी करेगा, बट इसमें वो सिर्फ डिलीशन के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। अब वो privileges in select होगा तो अलाउ रीड एक्सेस और द एबिलिटी टू क्यूरी यूजिंग द व्यू। और व्यू जो यूज कर रहा है उसके ऊपर क्यूरी कर सकता है। अब व्यू के अंदर कोई चीज नोटिफाई हो सकती है, सिर्फ उसलिए ही हम डाटा को रीड करने के लिए व्यू जनरेट करते हैं। इंसर्ट की एबिलिटी है कि वो इंसर्ट नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा या टुपल ऐड करेगा। अपडेट का मतलब है कि द एबिलिटी ऑफ अपडेटिंग यूजिंग द एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट लगाकर आप एसक्यूएल क्वेरी के जरिए से डाटा को अपडेट कर सकते हैं। डिलीट में आप डिलीट की क्वेरी लगाकर डिलीट की एबिलिटी, किसी भी सिर्फ एक रिकॉर्ड को, एक पूरे के पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो प्रिविलेजेस ग्रांट्स टू प्रिविलेजेस, कि वो प्रिविलेजेस जो किसी भी पर्सन को दी गई है और वो किसी और को ग्रांट कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रांटिंग ऑफ प्रिविलेजेस टू ग्रांट अदर यूजर्स। अब सिंपल अगर ग्रांट ऑप्शन आप यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसे यूजर को वो ग्रांट देने जा रहे हैं जो अपनी प्रिविलेजेस दूसरे यूजर को भी पास कर सकता है, दूसरे को भी अपनी प्रिविलेजेस पास ऑन कर सकता है। जैसे सिस्टम का एडमिन अकाउंट आपने देखा और सिस्टम के एडमिन अकाउंट में आपने ये चीज जस्टिफाई की कि अगर आप किसी भी यूजर को कोई प्रिविलेजेस ग्रांट करते हैं और साथ में ये चीज भी देते हैं कि ग्रांट ऑप्शन, तो वो बाकी यूजर्स भी, उनको भी वो वाली परमिशन ग्रांट कर सकता है जो इसको परमिशन या प्रिविलेजेस ग्रांट हुई है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं क्यूरी लिखता हूँ ग्रांट सेलेक्ट की परमिशन ऑन ब्रांच टू यूजर वन, यूजर वन को आपने सेलेक्ट की ग्रांट दी है,
विद द ग्रांट ऑप्शन, और साथ में ग्रांट ऑप्शन भी दे दी कि वो ये वाली ग्रांट जो सेलेक्ट वाली ग्रांट है स्पेसिफिक ब्रांच जो किसी यूजर को दी गई है, वो किसी दूसरे यूजर को भी ये ग्रांट दे सकता है। मींस के गिव यूआई द सेलेक्ट प्रिविलेजेस, आपने यूआई को सेलेक्ट प्रिविलेजेस दे दी ऑन द बेसिस, ऑन द ब्रांच की बेस के ऊपर, एंड अलाउ यू वन टू ग्रांट दिस प्रिविलेजेस टू अदर यूजर्स। तो बाकी दूसरे यूजर्स को भी ये ग्रांट दे सकता है सेलेक्ट की, अगर उसमें आप ग्रांट ऑप्शन लिख देते हैं साथ में। होपफुली अब तक आप लोगों को सबकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म हो गया है, और अब हम इसके बाद जो है वो अरीज अब अपना लैपटॉप स्टार्ट करें बेटे, और उसमें अपनी स्टेटमेंट को ज़रा सामने के। इससे पहले हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलें बड़े आगे, किसी का कोई क्वेश्चन है सिक्योरिटी से रिलेटेड? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? किसी का सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी बेटे बोले। सर आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, असल में मैं गाँव आई हूँ तो इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ऐसा पर्सन जिसने अपने पास ओरेकल वगैरह इंस्टॉल की हुई है या अपने पास जो है वो विजुअल स्टूडियो वगैरह इंस्टॉल की हुई है, वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर दे। कोई पर्सन जिसने विजुअल स्टूडियो और ओरेकल कम्प्लीटली इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, वो अपनी स्क्रीन शेयर करे। सर मैंने किया हुआ है लेकिन अभी मोबाइल से ऑनलाइन हूँ। अच्छा आप आ जाए फिर दोबारा से लैपटॉप के जरिए। सर लैपटॉप भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ग्रुप वाले का, तो ये लास्ट आपकी सेशन है। कल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मेरा वाइवा स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ, और आपकी जो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्यूरीज होंगी वो फिर इंशाल्लाह फिर हम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई चीज़ पूछने वाली नहीं है, कोई चीज़ डिस्कस करने वाली नहीं है, तो हम फिर सेशन ओवर कर देते हैं। आप लोगों के लिए क्लास जो है वो 4 बजे तक रखी थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो कोई डिटेल वाइज, तो आप लोग पूछ सकते हैं उसमें। और के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं नहीं सर, पेपर के हवाले से क्वेश्चंस कितने होंगे? पेपर में आपकी जो है वो 50 नंबर का क्वेश्चन है, और उसमें 5 क्वेश्चन हैं आपके। तो 50 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो प्रोजेक्ट का हो गया, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके जितनी आप लोगों ने स्लाइड्स पे किया है और जो क्यूरीज वगैरह आप लोगों ने लगाए हैं, सर ओरेकल प्रोजेक्ट के से जो यूज के सिनेरियोज हैं। रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होगा सर? क्यूरीज का होगा मतलब हर जैसा वो उसमें स्टूडेंट का एक डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर टॉपिक पर है। हाँ वो अपने पर्टिकुलर टॉपिक से डिस्कशन होगी, उसमें आपको पता लग जाएगा पेपर में। बाकी मार्क्स आपके सारे दोनों को असाइनमेंट के मार्क्स जो लास्ट असाइनमेंट आपकी है, और जो पेपर के क्वेश्चन के मार्क्स है, वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बेसिस के ऊपर ही लगेंगे, आपके प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है। और वो वाइवा में ही चीज़ें मैं मार्क्स लगाऊंगा, वाइवा की मार्क्स आपको फिर अपडेट हो जाएंगे नेक्स्ट वीक में ही साथ साथ। ठीक है सर। ठीक हो गया? ठीक है। और सर ये जो हमारी सर प्रेजेंटेशन होगी वो किस ऑर्डर में होगी, मतलब ग्रुप वाइज? जो आपके ग्रुप ऑर्डर है, हाँ जो ग्रुप वाइज ऑर्डर है उसी ऑर्डर में होगा। ठीक है सर। तो इसलिए अपने लैपटॉप वगैरह तैयार रखिएगा। जो ऑलमोस्ट हमारे पास जो मंडे का है उसमें हो सकता है तीन या 4 ग्रुप्स हो जाए और सर पहले। तो सर ये ग्रुप हम लोग स्वैप कर सकते हैं, मतलब अगर अपनी कमिटमेंट से स्टूडेंट्स के जो ग्रुप मेंबर्स हैं हम लोग, जैसे अगर क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स अगर ऐसे हो जिनके प्रोजेक्ट्स रेडी हों, तो अगर उनसे बंदा पहले प्रेजेंटेशन दिलवा के अपनी उनसे एक्सचेंज बस कर सकता है। 4 ग्रुप्स का मुझे नाम दे देना। 4 ग्रुप्स का सीआर को कहे 4 ग्रुप्स का मुझे नाम दे दें जिन्होंने मंडे को देना है वाइवा। वो क्लियर आउट करें, बाकियों का वेडनेसडे को हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आपको ठीक हो गया? और मुझे सर वो 4 ग्रुप्स एक का नाम क्यूरी दे थी दें। सर।
बोले सर वो जो मैंने आपसे पूछा था ना सर कि वो जो ऑटो की जनरेट करता है कोड सर जी वो मेरे जी से हुआ नहीं सर अगर आप अभी करवा दो। स्क्रीन शेयर कर दो आप। एसक्यूएल डेवलपर में जाओ जरा। अच्छा, आप इसमें नीचे आए ना जरा, सीक्वेंस में आपने सीक्वेंस बनाया था, सीक्वेंस क्रिएट हो गया था। बंद कर जी सर कौन सा सीक्वेंस आपने सीक्वेंस बना हुआ था ना पहले, आपने सीक्वेंस क्रिएट करना था, सीक्वेंस बनाया था आपने? सीक्वेंस सर मैंने टेबल बना के सर सिर्फ इनके अंदर डाटा स्टोर किया। दिखाएं मुझे जरा सीक्वेंस। ये नीचे आए जरा सीक्वेंस। सर कहाँ पर सर सीक्वेंस अहमद मुझे एक्सेस ग्रांट करो। ये आपके यहाँ सीक्वेंस आ रहा है, नजर आ रहा है? ये इस जगह पर ये सारे सीक्वेंस यहाँ नजर आते हैं। आपने कोई सीक्वेंस बनाया नहीं है तो, आपने कोई सीक्वेंस बनाया नहीं है बेटा। अभी यहाँ सीक्वेंस अच्छा फॉर एग्जाम्पल किस टेबल के साथ करना चाहते हो ये काम? इसी टेबल के साथ? यस सर इसी टेबल पेशेंट रजिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। इसका यस हम सर इसी के लिए हम सीक्वेंस बनाते हैं पहले, ठीक है। यस जाएं जरा ये प्रोजेक्ट के पेज के ऊपर। मैं थोड़ा सा स्लो हो रहा है आपकी तरफ, परमिशन ग्रांट। विजुअल स्टूडियो के ना 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 ना, ये जो प्रोजेक्ट वाला आपका नहीं है, पेशेंट के टेबल के साथ जो प्रोजेक्ट वाला आ रहा है, ये एसक्यूएल वाला पेज ओपन करें। इसमें देखते हैं क्रिएट सीक्वेंस, वेयर सीक्वेंस क्रिएट 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 उस दिन मैंने आपको क्या बताया था? क्रिएट सीक्वेंस, तो चीज़ें मैंने आपको बताई कि नहीं, याद है? यस सर वो क्यूरीज याद है कि नहीं? सर याद तो नहीं। सीक्वेंस, हाँ इधर उस पेशेंट का सीक्वेंस बना रहे हैं, तो फिर इस जगह लिखें एस ई क्यू, नाम लिखेंगे अपनी तरफ से, कोई भी नाम दे सकते हैं, एस ई क्यू और अंडरस्कोर पी अंडरस्कोर आई डी, ई पी अंडरस्कोर आई डी, पी 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 अंडरस्कोर आई डी। मेन वैल्यू, आईडी को स्मॉल कर दो बेशक, को इकट्ठा लिखो, मेन वैल्यू को इकट्ठा लिखो, ठीक है। 1 लिखो और आगे लिखो स्टार्ट विद बर्थ कैशे 10 और सेमी कॉलम लगा दो। ठीक हो गया। अभी फिलहाल जाने से पहले पेशेंट में जाओ, पेशेंट के टेबल में जाओ,
यस सर। ये रिकॉर्ड जो है डिलीट कर दो। ठीक हो गया? इसको एग्जीक्यूट करो, रन करो। सीक्वेंस ये आपका एक क्रिएट सीक्वेंस यस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप सीक्वेंस यस में आओ जरा, ये रिफ्रेश करो साइट पे जहाँ पर ये हायरार्की खुली हुई है आपकी। आगे सर। ये आपका सीक्वेंस एक आ गया। ठीक हो गया? सही है। जी सर। इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो यस सर। 1 है और ये इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, तो आप यहाँ पर इंक्रीमेंट बाय 5 भी कह सकते हो, मतलब जो नेक्स्ट प्राइमरी की बने वो आपकी 5 बने। तो एक सीक्वेंस ठीक है, यस 1 2 3 4 5 आपके पास ये भी होना चाहिए। आप इंक्रीमेंट बाय 5 भी कर सकते हो, तो 5 के बाद अब अगली वैल्यू 5 आएगी, उससे अगली वैल्यू फिर 10 आएगी, उससे अगली वैल्यू इसी तरह 15। तो ये 5 का यस सर। इंक्रीमेंट बाय होता जाएगा। ये भी आप ऑप्शन दे सकते हो क्रिएट होने के टाइम पे। अभी भी यस आप अपने सीक्वेंस को अल्टर करके इंक्रीमेंट बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। अब आप इंसर्ट की क्यूरी लगाओ वहाँ पर, उसी एसक्यूएल के पेज पे जाओ। लिखी हुई है। ये इंसर्ट की क्यूरी पेशेंट वाली अब उठाओ, यहाँ से कॉपी करो। मतलब पेज पे लोगे, कॉपी कर दिया। यस सर। अब इसमें से वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि आपने क्या किया था। ठीक है, जब पीछे आपने कॉलम के नाम लिखे हुए हैं, ये इतनी बड़ी क्यूरी आपने बना दी, तो आप कॉलम के नाम ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया? यस सर। ओके सर। बस आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, पहले आपका PID है, फिर P नेम है, फिर P डिजीज है, इस तरह से आइए आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब जब आप प्राइमरी की ऐड करोगे तो आप इधर अपना सीक्वेंस कॉल करोगे जो अभी आपने ऊपर बनाया है, क्रिएट किया है सीक्वेंस। ठीक है, तो यस उसके सर। लिए आप यहाँ पर लिखो सीक्वेंस PID आईडी _PID वही वाला वो पूरा नाम जो ऊपर सीक्वेंस इस नाम का बना है वो उठा के बताओ। यस डॉट नेक्स्ट वैल्यू, आगे सर इनके डॉट, हाँ डॉट नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू। तो ये नेक्स्ट वैल्यू खुद ही उठाता जाएगा यहाँ से। ठीक है, वो ब्लू हो गया, इसका मतलब ये इसका खुद ही बिल्ट इन फंक्शन है नेक्स्ट वैल्यू का। अब कॉमा लगा के बाकी सारे भी पैरामीटर्स, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू भी पास करें। ये याद रखना है जो वॉरचार की वैल्यू है वो आपने, हाँ इस तरह सिंगल कॉलम के अंदर दी। सर ये जितनी सारे भी मैं वॉरचार वैसे वैल्यू से दे दी। ये वॉरचार 2 की है सारी, यस पी सर। नेम, हाँ कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। बस आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से मैं अपने रिकॉर्ड को एंटर करूंगा। ये सब एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब वॉरचार के में। बाद एज नंबर में ये रूम टाइप है या रूम टाइप है? सर ये रूम है। आपने R डबल O N एन लिख दिया एन एम लिख दिया। ये क्रिएट इसी नाम का हुआ है ना? यस सर क्रिएट इसी नाम से। बस ठीक है। रूम टाइप ये लास्ट में क्या है, आईडी क्या चीज़ है लास्ट वाला कॉलम? सर ये फॉरेन की है उसकी पेशेंट टेबल की सर। अच्छा, उसके अंदर से 2 टेबल्स के अंदर से रिकॉर्ड उठाया ना तो उसके लिए इस्तेमाल किया। ये फॉरेन की है, यस सर। किसी और टेबल को रेफर कर रही है? यस सर डॉक्टर टेबल की फॉरेन की है सर। उसमें रिकॉर्ड मौजूद है? यस सर रिकॉर्ड मौजूद है सर। फिर उसकी कोई आईडी लिखो यहाँ पे।
यस सर। जो डॉक्टर टेबल में मौजूद कोई भी आईडी है वो आईडी लिखो वहाँ पर। कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर को 1 और 2 की बेसिस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मेल और फीमेल से वो उधर कॉम्बो बॉक्स में विजुअल स्टूडियो पे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखना है। हर टेबल के लिए सीक्वेंस क्रिएट आपकी मर्जी है। जिस तरह मैं आपको ऑटो इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब हर दफ़ा आपको उसकी आईडी देनी पड़ती है। तो ये है कि आईडी आप नहीं देंगे, वो खुद ही ऑटो जनरेट कर देगा उसकी आईडी। जो प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की के लिए वो खुद ही उसकी आईडी यस जनरेट करता जाएगा और ऑटो इंक्रीमेंट। सर ये तो वार ये चार के लिए भी हो जाएगी? वॉर चार क्या मतलब? मतलब जिसकी डेटा टाइप वार चार होगी वो भी ऑटो इंक्रीमेंट होगा या ना नंबर के लिए है आप खाली? नहीं, आप जो है वो प्राइमरी की ना नंबर में रखें ना। सही सर।